नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता। गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ विश्वविद्यालय के ग्रेड को बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, वहीं 26 जुलाई से खुलेंगे प्रदेश के कोचिंग सेंटर। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 100 पदों को भरने की दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका। सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए है वचनबद्ध। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने अपना 52वां स्थापना दिवस कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सादगी से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। हर व्यक्ति जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को शोध का केंद्र बनाया जाना चाहिए, जहाँ शिक्षा का आधार चरित्र निर्माण हो। उन्होंने गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ विश्वविद्यालय के ग्रेड को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और प्रौद्योगिकी, शिक्षण और सीखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव मदद प्रदान करेगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम युवा पीढ़ी को क्या विचार दे रहे हैं। यह आवश्यक है कि उनमें सामाजिक और राष्ट्र हित के विचार जागृत किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने के लिए आक्रांताओं ने हमारी शिक्षा प्रणाली को समय समय पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का वैभवपूर्ण और प्रगतिशील इतिहास रहा है। 51 वर्ष की लंबी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय ने अकादमिक और शोध गतिविधियों में अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने ज्ञान, विज्ञान, कला और तकनीकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। इस परंपरा को और सशक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर समाज की स्थापना के लिए सभी को विकास की यात्रा में पीछे रहे लोगों को आगे बढ़ने के लिए संवेदनशीलता के साथ योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी युवा शक्ति को बौद्धिक ज्ञान प्रदान कर रचनात्मक दिशा प्रदान करनी चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम समसामयिक चुनौतियों का सामना करके युवाओं में योग्यता और साहस विकसित करें, तभी विश्वविद्यालय सही मायनों में अपनी भूमिका निभा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिमाचल विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। इस विश्वविद्यालय के 50 साल पूरे हुए हैं, 52 साल पूरे हुए हैं और मंच पर जो आसन ग्रहण करते हैं उनमें से लगभग सभी यहाँ के स्नातक हैं और बहुत सारे नाम यहाँ जिसका उल्लेख किया गया। इस सबको देखते हुए मुझे लगने लगा, मैं आचार्य सिकंदर जी से भी आग्रह करूंगा कि मुझे भी यहाँ का स्नातक बनाने का कुछ प्रावधान है तो जरूर मुझे रजिस्टर करवाने एक विद्यार्थी के नाते। इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा इतिहास, गौरवशाली इतिहास इस विश्वविद्यालय का है। किसी को भी लगेगा मैं भी इस विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए, मुझे भी, ऐसा कोई भी सोच सकता है। ऐसे विश्वविद्यालय का मैं कुलाधिपति बना हूं, ये मेरा सौभाग्य है। वैसे वास्तविक शिक्षा हमारे जीवन का आधार होता है।
शिक्षा जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती। एक महानुभाव ने कहा कि मनुष्य आजीवन विद्यार्थी होता है और हमेशा शिक्षा प्राप्त करना उसका काम होता है, कर्तव्य होता है। उस दृष्टि से हम हमेशा ही विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं। परंतु शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा का ग्रहण करने वाले को भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और प्रौद्योगिकी के शिक्षण और सीखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उच्च स्तरीय नौकरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास की जरूरी शिक्षा भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को समुदाय में सतत विकास की चुनौतियों का सामना करने, जन जागरूकता बढ़ाने, निर्णय लेने और जिम्मेदार व्यवहार के लिए पूर्व शर्त प्रदान करने के लिए आवश्यक नया ज्ञान और कौशल प्रदान करने में मदद की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय को विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति तैयार करने और अनुसंधान करने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की है, जिसका लक्ष्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के लिए आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाना, ऑनलाइन शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान के साथ लगातार इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। 52 साल अपने सफर के, न मुड़ करके देखा, न रुकने की सोची, लगातार आगे बढ़ते हुए हिमाचल शिखर पर ऐसा दिखे और उसमें ये विश्वविद्यालय अपना एक योगदान देने में कम ना रहे, पीछे ना रहे, उस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की बहुत ऐतिहासिक ये यात्रा है। और इस यात्रा के सहयात्री जितने भी यहाँ पर हमारे प्रोफेसर बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए एक स्थान, एक सम्मान, एक पहचान बनाई है, उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान। और आज के इस अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक संयोग है निश्चित रूप कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद स्टेटहुड का, पूर्ण राजत्व का भी अवसर जो है वो 50 वर्ष पूरा होने के बाद 51वें वर्ष का प्रवेश होने के बाद वो चल रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक व्यक्तित्वों ने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व राज्यपाल अश्वनी कुमार, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व अनेक प्रमुख लोग शामिल हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने भी इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। वह विश्वविद्यालय के प्रथम विधि स्नातक हैं। आज आप जो है वो इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, जिसमें ये ऑडिटोरियम भी है और आपने नया जो है आज डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम से जो है स्मृति कक्ष भी देखा है। यहाँ पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जिसका 1.5 करोड़ रुपए से जो है जीर्णोद्धार हुआ है। अलग से जो है वो टीचर्स कॉलोनी है। विश्वविद्यालय जो है वो अपने अब जो है वो यौवन से भी आगे की ओर जो है वो राम पर चलना शुरू हो गया है। और आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ए ग्रेड का विश्वविद्यालय है और इस वर्ष जो है वो नेक की एक्रेडिटेशन के लिए फिर से इंस्पेक्शन होना है। तो इसलिए इस कार्यक्रम का भी और जनरल्स का जिनका आपने आज जो है यहाँ पर लोकार्पण किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कारण इस विश्वविद्यालय को आने वाले समय में ए ग्रेड से ऊपर हट करके A+, A++ की ओर बढ़ना है। इसके लिए जो है वो मैं विश्वविद्यालय को बहुत जो है वो शुभकामनाएं देता हूं।
वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 51 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में आशातीत विकास हुआ है। आज विश्वविद्यालय में 13 संकाय, 9 परिसर और 47 विभाग और 18 विशेष अध्ययन केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय में 13 पीठ स्थापित किए गए हैं, जिनमें शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो कोई ना कोई उपहार लाया जाता है, दिया जाता है। आप तो भाग्यशाली हैं। आज सुबह सुबह जयराम ठाकुर जी आए हैं। 7,32,03,05 रुपए के आपको उपहार सुबह दिए गए हैं। और इसके बाद यहां पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, तब इंतजार करें और विश्वास रखें। इस जन्मदिन के अवसर पर आपको और भी बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तित्वों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों में विस्तार किया गया है, नए छात्रावास और विभाग खोले गए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग में और सुधार होगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के नवनियुक्त माननीय राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी के अभी पिछले हफ्ते ही वो गवर्नर के पद की उनकी शपथ हुई और सर्वप्रथम कार्यक्रम अगर किसी को दिया तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अपना सीखा। उसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2 अगस्त से सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने को अनुमति प्रदान की गई। इन कक्षाओं के लिए आवासीय और आंशिक आवासीय विद्यालय भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। विश्वविद्यालयों के शोध विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथियों से विश्वविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधी किसी संशय के निवारण के लिए 2 अगस्त से स्कूल आने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को इस वर्ष 26 जुलाई से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का कैबिनेट में फैसला लिया गया है। 2 अगस्त से इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। स्कूलों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए SOP का पालन करना होगा। कैबिनेट ने कोचिंग, ट्यूशन और ट्रेनिंग संस्थानों को 26 जुलाई से खोलने की अनुमति भी प्रदान की है। इन संस्थानों को कोरोना SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी परामर्श के लिए 2 अगस्त से स्कूलों में आ सकते हैं। इनके लिए हाजिरी की अनिवार्यता नहीं होगी। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। रिसर्च स्कॉलरों को अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय में आने की अनुमति होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कुल्लू के निरमंड और जिला शिमला के कोटखाई एवं जुब्बल में 3 उपमंडल कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के विकासखंड पौंटा साहिब के पुनर्गठन से तिरलोधार में नया विकासखंड बनाने का निर्णय लिया गया है। मंडी जिला के सुंदरनगर व बल्ह विकास खंडों के पुनर्गठन से धनोटू के शेगली में नया विकासखंड बनाने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती द्वारा JOA के 100 पद भरने का निर्णय लिया। शिमला जिला के कोटखाई स्थित कलबोग में नई उप तहसील और जुब्बल कोटखाई के टिक्कर में अग्निशमन केंद्र खोलने का भी फैसला लिया गया। बैठक में मैसर्ज प्रीमियर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस में 250 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल में मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन
राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से सिटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के भराड़ी में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सह शैक्षणिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सर्वेयर और ऑफिस असिस्टेंट सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 ट्रेड्स को सीटों सहित मोटर वाहन मैकेनिक एवं फिटर में परिवर्तित करने का फैसला लिया। यह संस्थान निजी भवन में चल रहा है, इसलिए परिवर्तित किए गए ट्रेडर्स को संस्थान को अपने भवन में स्थानांतरित करने के पश्चात आरंभ किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में नए स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ जमुला के सुचारू संचालन के लिए 3 अतिरिक्त पद भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में चालकों के 3 पदों को दैनिक वेतनभोगी आधार पर भरने का फैसला लिया। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में चौकीदार के 5 पद दैनिक वेतनभोगी आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ का नाम बदलकर शहीद सूबेदार संजीव कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ रखने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 2 प्रेजेंटेशंस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कोविड-19 की स्थिति तथा प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी गई है। प्रदेश में कोविड-19 के 941 केस अभी भी हैं। हालांकि फैटेलिटी रेट में जो है वो बहुत कमी आई है और इसी के साथ जो है वो रिकवरी रेट ज़्यादा है लेकिन स्लो है। इसलिए मंत्रिमंडल ने आम जनता को और साथ ही साथ पर्यटकों को आगाह किया है और चेतावनी भी दी है कि हम लापरवाही ना बरतें। जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 बिहेवियर की, उसका पालन करें, मास्क लगा करके रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का जो सिस्टम है उसको भी मेंटेन किया जाए। इस प्रेजेंटेशन में वैक्सीनेशन की भी सारी जानकारी दी गई, जिसमें संतोष व्यक्त किया गया कि हिमाचल प्रदेश अभी भी वैक्सीनेशन की दृष्टि से और वेस्टेज की दृष्टि से हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। और अगर हमारी जो है वो वैक्सीनेशन की सप्लाई मेंटेन रही तो हम समझते हैं कि 2 महीने में हम जो 18 टू एबव है उस ग्रुप को जो है कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है वो कर दी जाएगी। उद्योग, परिवहन, श्रम और रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 3 करोड़ 14 लाख रुपए से निर्मित स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा अंतरजिला बस अड्डा का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास निरंतर प्रक्रिया है, इससे क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की विकास धारा को भी गति मिलती है। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जो पद स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा का था, उस पद को हासिल करने में बहुत समय लगता है। उनका जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र के लिए विकास की धारा को गति देना मुख्य उद्देश्य था और उनकी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए बस अड्डे का उद्घाटन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
उद्योग, परिवहन, श्रम और रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 3 करोड़ 14 लाख रुपए से निर्मित नरेंद्र बरागटा अंतर जिला बस अड्डा कोटखाई का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा ने एंटी हेलनेट, पराला फल व सब्जी मंडी और अटल बिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज गुम्मा जैसे बड़े कार्य अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र की जनता को समर्पित किए हैं। ऐसे में क्षेत्र को उनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जुब्बल कोटखाई का जो विकास हुआ है, जब भी जुब्बल कोटखाई के विकास की बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी का नाम जो है वो हर किसी बात के साथ जुड़ता है। सेवों की बात हो, सेवों के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो, बागवान के लिए के साथ खड़े होने की बात हो, तो आदरणीय बरागटा जी का बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र के लिए रहा है। और मुझे यहाँ की जनता के चेहरों से ये महसूस हो रहा है कि जनता एक आने वाले चुनाव में सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी को देगी और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं वो विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने कहा कि जहां जुब्बल और कोटखाई की जनता को उपमंडल कार्यालय खोलने से लाभ प्राप्त होगा, वहीं मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि योजनाएं जैसे गृहिणी सुविधा योजना और पुरुष वर्ग के लिए 70 वर्ष के बाद पेंशन योजना और 65 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने और सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बंद पड़े बस रूटों को दोबारा से आरंभ कर दिया गया है और हिमाचल पथ परिवहन के लिए 250 नई बसों को भी खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सुविधाएं प्रदान करना है और इसी कड़ी में जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र को भी बसों की कमी न हो, इस दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त बसों की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुराना बस अड्डा कोटखाई का जनता को पार्किंग की सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि समय रहते यह कार्य आरंभ किया जा सके। उन्होंने कोटखाई में लोगों द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों को पूर्ण करने के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कोरोना के कारण से बड़े रूट बंद हुए हैं। आज हमने ये कोशिश की है कि कांग्रेस के समय में बंद रूटों को भी चलाया जाए और जो नई बसेस की आप बात कर रहे हैं, ये प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने दी है। आने वाले दिनों में 250 के करीब जो है नई बसेस जो है वो आएंगी और इन नई बसों का बेड़ा जो है वो इसमें जुड़ेगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम जो कि आम जनमानस की सेवा के लिए बना है, उसमें इन नए बेड़े से और भी ज़्यादा काम जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में होगा। आगामी 2 अगस्त से प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में माकपा विधायक राकेश सिंघा सरकार को बढ़ती महंगाई, प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति और पेयजल समस्या जैसे कई अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। माकपा नेता व ठोक के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार मानसून सत्र ऐसे समय में शुरू करने जा रही है जब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने और वैक्सीनेशन अभियान को और अधिक गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। सेब सीजन शुरू हो चुका है लेकिन ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति है। बावजूद इसके सरकार जन समस्याओं के समाधान के बजाय उपचुनाव की तैयारियों में मशगूल है। देखिए, आप जानते हैं ये जो सेशन शुरू हो रहा है 2 से, ये एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब आपका सेकेंड वेव कोरोना का समाप्त हुआ है और अब तीसरा वेव शुरू होगा सितंबर अक्टूबर में, मतलब यही पीरियड होगा जब होगा। लेकिन मैं कह नहीं सकता कि सरकार ने कोई अनुभव लिया हो सेकेंड वेव का। सेकेंड वेव की कोई तैयारी सरकार की नहीं थी और हालात ये हुए बगैर ऑक्सीजन के ना जाने कितने लोग हॉस्पिटलों में उनकी मृत्यु हुई। अब हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि तीसरी वेव में इस तरीके के हालात नहीं होने चाहिए जिस तरीके से सेकेंड वेव में हुए हैं। और ये भी साफ है कि जो वैक्सीनेशन, ये आप बिल्कुल सही है कि देश में सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। देश में सबसे आगे होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरीके से आप लोगों को बचा सकते हैं, तो आपको और मेहनत करनी है जिससे कि भी वैक्सीनेशन आप उपलब्ध करें, खास तौर पर जो 18 से लेकर
45 साल की उम्र है वो वैक्सीनेट होना चाहिए, जो अभी नहीं आ रहा है। एक बात। नंबर 2 बात है कि ये साफ होता जा रहा है, जो अभी तक बातें उठी नहीं थी, वो है करप्शन के मामले को लेकर, और इस पर निश्चित रूप से बहुत से ऐसे मसले हैं जो 118 के अंदर कांगड़ा से उठ रहे हैं, 118 के कुछ और जगह से उठ रहे हैं, और इसमें बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस सरकार की तरफ से अदा की जा रही है और एक किस्म से संरक्षण भी दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से इस विधानसभा के सत्र में उठेगी। तीसरा बात है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ये निर्भर है सेब और सेब की खेती को लेकर, और इस मसले को लेकर मैं समझता हूं सरकार आज तक नहीं समझ पाई है कि सेब की खेती के लिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कार्य किया जाए। हालात ये है कि जो एचपीएमसी ने खरीद की है सेब की, उस पैसे का भुगतान नहीं किया अभी तक। बाकी तो आप छोड़ो कि आप किस तरीके से ट्रे का, कार्टन का आप कार्य करेंगे, उसमें मुझे लगता है सरकार शून्य है। अगली बात है कि आज की तारीख में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ही बतेरा है, जिसको क्या कहते हैं सरकार कंट्रोल ना दिल्ली वाले कर पा रहे हैं ना यहाँ वाले कर पा रहे हैं। हालात ये हो गया है कि अब गाड़ी चलाना एकदम कठिन हो जाएगा अगर इसी प्रकार के हालात रहे। चूल्हा जलना क्या कहते हैं बंद हो जाएगा, जिस रफ्तार से एलपीजी के क्या कहते हैं दाम निरंतर क्या कहते हैं रोज बढ़ रहे हैं। इसके इर्द गिर्द ये सतर होगा। और जहां तक सेवाओं की बात है, चाहे पीने का पानी है, चाहे आपकी बिजली है, चाहे आपकी सड़क है, सड़क के मसले को मैं कहना चाहता हूं। आज अगर आपकी सेब की बात आप कर रहे हैं, सरकार करती है, तो बताएं एक नया पैसा सरकार ने नहीं दिया। जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो पंचायत ने बनाई है, ब्लॉक से बनी है, विधायक निधि से बनी है, डीसीपी से बनी है, और जो सांसद हैं उनकी निधि से जो बनी है, सारी सड़कें आज बंद पड़ी है। अभी बरसात शुरू हो रही है और जब 10-15 दिन बरसात के हो जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं एक सड़क खुली नहीं रहेगी सरकार की, क्योंकि इसके प्रति कोई नीति सरकार की नहीं है कि उन सड़कों को चालू किस तरीके से रखना है। तो मैं समझता हूं इन बातों के इर्द गिर्द विधानसभा का सत्र चलेगा और सरकार की मुख्य जिम्मेवारी है कि इन प्रश्नों को, ये संवैधानिक है, ये जब तक नहीं करेगी तो मैं समझता हूं वो जनता को नीचे राहत नहीं दे पाएगी। अभी सरकार की चिंताएं तो इलेक्शनों में ही चल रही है और वहीं उनका फोकस है, आम जनता के प्रति कोई उसका फोकस नहीं है। चंबा जिला की पारंपरिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ऐतिहासिक मिंजर मेला लगातार दूसरे वर्ष भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार भी मेले को रस्म के रूप में आयोजित करने का फैसला लिया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 25 जुलाई को मेले का रस्म के तौर पर आगाज होगा और 1 अगस्त को समापन किया जाएगा। 25 जुलाई से प्रतिदिन शाम को चंबा चौगान में कला केंद्र से पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गायन होगा, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा ताकि लोग घर बैठे इसका आनंद ले पाए। चंबा जिला का ऐतिहासिक मिंजर मेला 25 जुलाई से 1 अगस्त तक मनाया जाएगा। पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना महामारी की वजह से इस मेले को आधिकारिक तौर पर नहीं मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान जहां दोपहर के समय मैदान में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती थीं, वहीं रात्रि के समय कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन करवाया जाता था, जिसमें हिमाचल व बॉलीवुड के गायक अपनी प्रस्तुति देते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से अब आयोजनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पिछली बार भी अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को बड़े ही सादा ढंग से मनाया गया था। मंच पर कुंजड़ी मल्हार गायन का आयोजन किया गया था, जिसका मीडिया और केबल के माध्यम से लोगों ने आनंद उठाया था। इस बार भी प्रशासन द्वारा कुंजड़ी मल्हार गायन का आयोजन चंबा कला केंद्र मंच से
केबल और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 25 तारीख को बहनें अपने भाइयों के कमीज के बटन पर गोटे व रेशमी धागों से बनी मिंजर बांधेगी और उसके अगले रविवार यानी 1 अगस्त को इस मिंजर को मंजरी गार्डन के पास रावी नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। कोरोना की वजह से मिंजर ऐतिहासिक मिंजर नहीं हो पा रही है और ये अच्छा भी है, ताकि अभी जो रिसेंट में कितने कोरोना के केसेस आए हैं जिसकी वजह से सारा मिंजर का प्रोग्राम कम कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि चलो, जैसे डीसी साहब ने बताया है कि कोरोना काल की वजह से मिंजर का सिर्फ कुंजड़ी लहार का प्रोग्राम होगा और वहाँ सिर्फ आपके वीडियो के माध्यम से भी देखा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि चलो चौगान में कोई भी ना जाए और आपके केबल के माध्यम से कुंजली लहार जो है वो प्रोग्राम हो, और साथ में साथ हम ये भी चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे लाइटों का प्रबंध हो, ताकि हमें ये लगे कि मिंजर का मेला जो आरंभ हो चुका है। जो लाइटिंग वगैरह जितने भी ये सारे मंदिरों में वगैरह आता है वहाँ पर इनकी रोशनी की जाए, ताकि लोग पता लग सके कि क्या इसमें क्या वो है कि भाई हमारा जो ऐतिहासिक मिंजर का मेला है ये बिल्कुल उस पर रहे। बाकी तो उसकी कोविड की वजह से तो ये सारा है। मिंजर का मेला जब पहले जो है लक्ष्मीनाथ जी को मिंजर का ये चढ़ाई जाती है, उसके बाद रघुनाथ के मंदिर में भी जाकर जो है ना वो मिंजर उसका मिंजर चढ़ाई जाती है और उसके बाद ये सारा मिंजर का आगाज़ होता है। रेशमी जरी और गोटे से बनी मिंजर को बनाने वाले कारीगर ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी मिंजर मेले के त्योहार के दौरान लगाई जाने वाली मिंजरों को उन्होंने तैयार किया है और सबसे पहले उन्हीं के वंशज भगवान रघुवीर महाराज को मिंजर चढ़ाई जाती है। उसके बाद मिंजर का आयोजन शुरू होता है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में ही मिंजर मनाएंगे। मिंजर बनाने में हम फरवरी महीने से मिंजर बनाने शुरू कर देते हैं और जुलाई 15 तक ये मिंजर का काम चलता है। और ये जो मिंजर हमारे चढ़ाई जाती है रघुवीर महाराज जी को चढ़ाई जाती है और वहाँ से मिंजर मेले की शुरुआत होती है। देखो जी, बनाने में इसको धागे लगते हैं, तिल्ला लगता है, रेशम की मिंजर बनाई जाती है। अब तो काफ़ी ट्रेंड कुछ और ज़्यादा बढ़ चढ़ के बनाया जा रहा है। बीच में मोती स्टोन काफ़ी महंगे से महंगे मिंजर भी बन रही है, लेकिन वो देखा जाए तो कीमत तो अब ज़ीरो ही है जी, काम तो है ही नहीं टोटल। धागा गोटा तिल्ला वगैरह ना के लियाते से बस उसी कने सारी परिवार बंदा बनाते। ये 5-6 महीने का बनाना शुरू कर दे से 5-6 महीने का बनाना शुरू कर दे, फिर आस्ते आस्ते बड़ा बारीकी काम है ना ये। अब तक खाली हमीरपुर जिला के बिछड़ी कस्बे में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बना आयुर्वेदिक अस्पताल उद्घाटन की राह देख रहा है। बता दें कि 1.5 वर्ष पहले इस अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति काफी रोष है। लोगों का कहना है कि वर्तमान में अस्पताल को एक निजी भवन की दूसरी मंजिल में चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को, खासकर बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जयराम सरकार से जल्द अस्पताल के उद्घाटन की गुहार लगाई है। हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के बिछड़ी कस्बे में बना आयुर्वेदिक अस्पताल पिछले 1.5 वर्ष से उद्घाटन की राह देख रहा है। जहां पर यह अस्पताल बना है, यह 20 से 22 पंचायतों का केंद्र बिंदु है। बिछड़ी के आयुर्वेदिक अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में अपना इलाज करवाने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक इस अस्पताल का उद्घाटन सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज करवाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इस आयुर्वेदिक अस्पताल की बिल्डिंग पर करीब 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जिसका निर्माण कार्य फरवरी 2020 में पूरा किया जा चुका है। तब से लेकर इस अस्पताल की बिल्डिंग पर ताला लटका है। मौजूदा समय में बिछड़ी का आयुर्वेदिक अस्पताल एक निजी भवन की दूसरी मंजिल पर चल रहा है, जहां तक पहुंचने में बुजुर्ग लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रदेश की जयराम सरकार से अस्पताल के उद्घाटन की गुहार लगाई है, ताकि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। वहीं जिला कांग्रेस महासचिव पवन कालिया ने बताया कि इस अस्पताल की बिल्डिंग का शिलान्यास कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था,
जो 2020 में बनकर तैयार हो गई है। लेकिन बड़सर भाजपा के नेता इस अस्पताल की बिल्डिंग का सीएम जयराम ठाकुर से उद्घाटन करवाने में असमर्थ रहे हैं। इस बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद यह बिल्डिंग सफेद हाथी साबित हो रही है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इस अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। बड़सर के जो लोकल नेता हैं वो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे जो हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। विकास के नाम पे कांग्रेस टाइम में ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसका शिलान्यास जो है वो ये मुख्यमंत्री जयराम जी से आज तक नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल के शिलान्यास ना होने की वजह से ये हॉस्पिटल जो है एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, सेकंड स्टोरी पे। वहाँ पे छोटी पौड़ियाँ हैं, मरीजों को ऊपर चढ़ने के लिए दिक्कत होती है, जिससे टिटवाल के लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के नेता जो हैं वो इसका एक सिर्फ उद्घाटन की वजह से ये हॉस्पिटल जो है वो आज सफेद हाथी बन के खड़ा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आयुर्वेदिक अस्पताल के उद्घाटन की सीएम जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है। इसको लगभग बने हुए 6-7 महीने के लगभग समय हो गया और सरकार ने अभी तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में जो हॉस्पिटल का कार्य चला हुआ है वो एक निजी बिल्डिंग में चला हुआ है और सीढ़ियाँ चढ़ने में बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और उन्हें सही तरीके से उपचार भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो इतना धन खर्च कर इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की गई है तो सरकार जल्द से जल्द इसका उद्घाटन करे और ताकि जनता को सुविधा प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस के मौके पर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। एनएसयूआई ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए जहां छात्रों से जुड़ी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया तो वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति के सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग भी की। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को आरएसएस और भाजपा का स्थापना दिवस करार दिया। वहीं एबीवीपी ने ज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने, विश्वविद्यालय परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करने जैसी कई अन्य मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। यहाँ पे राज्यपाल महोदय और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने ये स्पष्ट बात की है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो वाइस चांसलर है उनके खिलाफ जो है वो न्यायालय में जो है वो मामला आज के टाइम में चला हुआ है, परंतु अभी जो हाल ही में उनको जो है वो एक्सटेंशन यहाँ पे दी गई है। परंतु एक आरटीआई के तहत जो है वो राजभवन ने जो है ये खुद कबूला है कि जो वाइस चांसलर महोदय है उन्होंने जो है वो फैक्ट जो थे जो निर्देशक का कार्यभार था उनको छुपाया था, एक जो एडिशनल चार्ज उनको दिया गया था और ये खुद राजभवन ने इसको कबूला है और किस बेस पे जो है वो आज इनको एक्सटेंशन जो है वो राजभवन से दी गई है और इसी को लेकर हमने यहाँ पे ज्ञापन उनको सौंपा है कि जल्द से जल्द जो है इसको जो उनको सेवा विस्तार दिया गया है उसको रद्द किया जाए। और दूसरा, आज जो यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया गया ये ना केवल विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस ना होकर एक आरएसएस और एक बीजेपी का स्थापना दिवस होकर रह गया है, क्योंकि इसमें अपने ही लोगों को यहाँ पे जो है वो एप्रिसिएशन लेटर दिए जा रहे हैं। क्या किसी और जो छात्र संगठन है उन्होंने कोविड के टाइम पे जो है वो लोगों की यहाँ सेवाएं नहीं की थी यूनिवर्सिटी के आसपास केवल। और यहाँ पे जो मुद्दे हैं, चाहे हम यहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं सैकड़ों के हिसाब से विश्वविद्यालय में, जहाँ पे पूरे प्रदेश में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ था और जो ट्रांसपोर्टेशन के जो सुविधाएं थी वो पूरे प्रदेश में बंद थी, परंतु उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इस स्टेट का, एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने जो है वो लॉकडाउन में भी जो है भर्तियां की है। जो बच्चा चंबा का जो एक अभ्यर्थी था वो ट्रांसपोर्टेशन के किस तरह से यहाँ आ सकता था जबकि पूरे प्रदेश में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बंद है। आज इस भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ हमने जो है वो राज्यपाल महोदय को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा, साथ साथ राज्यपाल जी को भी, और जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उनको भी विद्यार्थी परिषद के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें जो एक प्रमुखता से विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो डिमांड उठाई गई उसमें यह था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का इकोसिस्टम है उसको सुदृढ़ किया जाए, स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस टीचर्स के लिए भी किए
किए जाएँ ताकि इफेक्टिवली जो है इसको ऑनलाइन एजुकेशन को बनाया जा सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो एक अभियान है अभी कि डिवाइसेस स्टूडेंट्स को देंगे, उसके साथ विद्यार्थी परिषद ने एक सुझाव दिया है कि डाटा स्टाइपेंड के नाम से हम एक जो है वो स्कीम स्टूडेंट्स के लिए, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए हम चला सकते हैं, जिसमें जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उसको फ्री में हर महीने इंटरनेट डाटा दिया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से कर सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं छात्र संघ चुनाव जो है वो काफ़ी लंबे समय से बंद है और इसी के लिए विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से ये मांग भी रही है और लंबा आंदोलन विद्यार्थी परिषद का चला है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं छात्रों को, उनको दोबारा जो है फिर से उनको बहाल किया जाए और एक तो लोकतांत्रिक माहौल है विश्वविद्यालय में उसको स्थापित किया जा सके। इसी के साथ साथ हमने देखा कि विश्वविद्यालय में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की विश्वविद्यालय में जो होने की डिमांड रखी है। साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय का ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, पिछले 7 साल हो गए लेकिन अभी तक उसमें जो है बहुत सारी खामियां हैं। हम स्वागत करते हैं डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड्स का हो रहा है, आज बहुत सारी चीज़ें कहीं ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की भी बात हुई, उन सब चीज़ों का स्वागत है, लेकिन इसके साथ साथ जो खामियां हैं इस ऑनलाइन ERP सिस्टम में उनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। विद्यार्थी पर अभी हाल ही में पिछले सप्ताह की बात करूं और अभी तक वो रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है। एक रिजल्ट 2017 बैच के रीअपेयर का रिजल्ट आना था, वो टेस्टिंग स्टेज के ऊपर ही विश्वविद्यालय की ओर से अनाउंस किया गया और उसमें जो स्टूडेंट जो पिछले सेमेस्टर्स में पास थे उन स्टूडेंट्स को भी फेल कर दिया गया, जिस सब्जेक्ट्स का उन्होंने इवन रीअपेयर तक नहीं दिया था उनका रिजल्ट जो है वो फेल हो गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी मर्तबा ये चीज़ हो रही है और विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट किया है कि जो खामियां हैं और इस तरीके से जो मानसिक प्रताड़ना, इस खराब रिजल्ट और ERP की कमियों के कारण जो मानसिक प्रताड़ना छात्रों को दी जा रही है उसको बंद किया जाए और ERP की जो है वो सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में विश्व चक्षुपुरी ने पदभार संभाल लिया है। विश्व चक्षुपुरी ने बताया कि उन्हें कांगड़ा, चंबा, ऊना व हमीरपुर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का वह पूरा प्रयास करेंगे। चक्षुपुरी धर्मशाला में कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्हें कहा कि उन्हें जो भी सुझाव मीडिया के साथियों की तरफ से आए हैं उन पर भी काम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार व जनता के बीच मीडिया सेतु की भूमिका में कार्य कर रहा है और इसे वह और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। मैंने आज धर्मशाला जोन के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर का पद आज सचिवालय में ग्रहण कर लिया। धर्मशाला सचिवालय में मैं प्रयास करूंगा धर्मशाला जोन के अंदर चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर जोन ज़िले आते हैं, इनमें सरकार और मीडिया में बेहतर समन्वय बने। मैं पूरी निष्ठा से ये भी प्रयास करूंगा कि मीडिया मित्रों के, पत्रकार बंधुओं की जो समस्याएं हैं उनको मैं जल्द से जल्द सरकार के समक्ष उठाऊं और उनका समाधान करवाऊं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश की जयराम सरकार और केंद्र की सरकार की जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर मीडिया के माध्यम से पहुंचाऊं। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी का व बड़े नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी, जिसका मैं पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करूंगा और सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक, धरातल तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लाहौल घाटी की थॉट्स टूथ एंड एग्रो सोसाइटी अब युवाओं को एग्रो टूरिज्म के माध्यम से रोजगार के विकल्प देगी। सोसाइटी द्वारा लाहौल घाटी में विदेशी सब्जियों की खेती की जा रही है, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लाहौल में पैदा होने वाली विदेशी सब्जियों की भारत के विभिन्न राज्यों में काफ़ी मांग रहती है और इससे होने वाली आमदनी से लाहौल के लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हुई है। वहीं संस्था द्वारा आगामी दिनों में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए एग्रीकल्चर व टूरिज्म को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ताकि घाटी के युवा कृषि के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी स्वावलंबी हो सके। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला की सूरत जहां अटल टनल बनने के बाद सुधर गई है, तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी यहां कई संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में लाहौल घाटी के युवाओं को आधुनिक खेती के साथ साथ टूरिज्म के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसका बीड़ा लाहौल घाटी की
थॉट्स तोद एंड एग्रो सोसाइटी ने उठाया है। बता दें कि सोसाइटी द्वारा लाहौल घाटी में 28 बीघा भूमि पर विदेशी सब्जियों की खेती की जा रही है और इसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। लाहौल में पैदा होने वाली विदेशी सब्जियों की डिमांड भारत के विभिन्न राज्यों में है और इससे होने वाली आमदनी से लाहौल के लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हुई है। अब खेतों में ही हट्स तैयार किए जा रहे हैं। सर्दियों में संस्था द्वारा इन्हें स्प्रिंकलर की सहायता से इग्लू में भी बदला जाएगा ताकि सर्दियों में लाहौल घाटी आने वाले पर्यटक को इग्लू में रहने का आनंद भी मिल सके। थॉट्स तोद हब एंड एग्रो सोसाइटी के अध्यक्ष टशी का कहना है कि एग्रो टूरिज्म लाहौल घाटी के युवाओं की आमदनी के लिए एक अच्छा स्रोत हो सकता है और सोसाइटी के द्वारा इस दिशा में बेहतर काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटी अब लाहौल घाटी में मिट्टी के मकान भी तैयार करेगी ताकि शहरी चकाचौंध से दूर आकर पर्यटक इन मिट्टी के मकानों में रहने का भी लुत्फ उठा सके। एग्जॉटिक फार्मिंग पिछले 5 सालों से हम कर रहे हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एग्रो टूरिज्म। तो सर्वप्रथम हमने एक सोसाइटी का गठन किया है थॉट्स तोद हब ऑफ एग्रो टूरिज्म सोसाइटी के नाम से। तो इसके साथ साथ एग्जॉटिक फार्मिंग तो कर ही रहे हैं हम एज ए बैकअप, और टूरिज़म भी हमारा मेन फोकस टूरिज़म भी है। नेक्स्ट ईयर से हम मड हाउसेस का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसको विंटर में स्नो केज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी यहाँ सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज, इनको हम ये मिनी हाइडल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर एग्रो टूरिज़म में यूज़ करने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में एग्जॉटिक का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। दिल्ली, पंजाब, डिफरेंट मार्केट से, अहमदाबाद, पुणे। तो धीरे धीरे हम एग्जॉटिक का भी बहुत अच्छा बड़ा सेटअप बनाने जा रहे हैं। तो बाहर जितने भी मार्केट हैं, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, हर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने पिछले साल या उससे 2 साल पहले सैंपल भेजे थे। तो इस साल कई कंपनी जो है डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। आने वाले टाइम में एक यूथ को लेकर बहुत बड़ा सेटअप बनाने जा रहे हैं और ये एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करेंगे, एक फार्मिंग से बैकअप बनाते हुए। टूरिज़म में आने वाले टाइम में टूरिज़म का बहुत अच्छा स्कोप है लाहौल में। तो मेन मकसद हमारा यही है कि बैकअप बनाते हुए एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना यंग जनरेशन को लेकर। जो भी इनोवेटिव, थोड़े प्रोग्रेसिव टाइप के हैं, उनको हम 100% कोऑपरेट करते हैं। इसीलिए हमने इस साल तेल भरो खेत खोदो और पैसा कमाओ की शुरुआत की थी। ये प्रोजेक्ट का पहला प्रोजेक्ट हमारा यही है, जो हमने लगभग 28 बीघा इस मुहिम के माध्यम से बनाए हैं। तो शायद 6 महीने में हमारा टर्नओवर जो है 18 से 25 लाख के बीच में जाना चाहिए, ये सिर्फ फार्मिंग में। तो आगे का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे एक बैकअप बनेगी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आगे आने वाले समय में सभी यूथ इन चीज़ों को समझेंगे। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के भागसुनाग में धूप नाले पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम एक्शन में आ गया है। वहीं नगर निगम ने भागसुनाग के बाद मैक्लोडगंज में भी अतिक्रमण पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। 22 जुलाई को धूप नाले से पानी डाइवर्ट होकर भागसुनाग की पार्किंग में आ गया था, जिसमें पर्यटकों की गाड़ियां बह गई थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने नाले पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस में कहा गया था कि 3 दिन में अतिक्रमण हटाए। हालांकि नोटिस मिलने पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ने इसे अनदेखा किया था। ऐसे लोगों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जुलाई 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी, बहुत हैवी रेन उस एरिया में धर्मशाला में हुआ था। तो उस नाले में उतनी जितनी कैपेसिटी उसकी 4 या 5 मीटर चौड़ा और गहरा नाला है वो, तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो पानी बहुत ज़्यादा था और वो उसकी ब्लॉकेज की वजह से वो पानी उस गली में जो सड़क के ऊपर आ गया और
उससे बहुत बड़ी तबाही हुई, जैसे आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद नगर निगम ने इमीडिएटली जो फौरी तौर पे हमारे पास जो प्रोविज़न होते हैं, एक हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का धारा 198 है, उसके अंतर्गत जो भी उन नाला के ऊपर लोग थे, जो हमने उनको आइडेंटिफाई करा जहाँ जहाँ पे वो पूरी तरह से उसको बंद कर दिया था, उन स्ट्रक्चर को हटाने के लिए उनको 3 दिन का टाइम देके नोटिस दिया कि वो अपने खर्चे पे उसको वहाँ से इमीडिएटली रिमूव करे। और हम लोगों ने भी अपनी मशीनरी लगा के, ताकि वो नाले से हम नाले को अप्रोच कर सके जो नेचुरल ड्रेन था, और वहाँ से वो सारा जो मक निकाल सके। तो कुछ लोगों ने जिनको नोटिस किया था अपने लेवल पे भी तोड़ के दिया, और बाकी लोगों का फिर हमने अभियान चला के अपनी मशीनरी लगा के वो सारा उनको, पहले तो उनको जो ऊपर जो स्लैब बने थे उनको पंक्चर करा, फिर वहाँ पे जेसीबी की बकेट से वो सारा जितना भी मग पड़ा था, जितने बोल्डर या जो चीज़ सामान उनको डिपॉजिट हो गया था ओवर द ईयर्स, वो निकाला, ताकि वो अपने नेचुरल ड्रेन से वो ऊपर से जो नाला इतना बह के आ रहा है उसमें पानी आ सके। पर्टिकुलरली जो ये मैं कह रहा था कि हमने जो ये ड्रेन है एनक्रोचमेंट से कराने, इनके लिए तो अभी भागसू ना के ही जो हमारे 17 ये लोग थे इमीडिएटली जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डाइवर्जन हुई थी और नीचे तक जो नाला आता है, जो भी कंस्ट्रक्शन थी, वो थे। उसके बाद कुछ 5 या 6 नोटिस इस तरह के और है जो मकलोडगंज एरिया के भी दे रखे हैं हमने, जो उसके ऊपर भी कार्रवाई हम तुरंत अभी इसके बाद करेंगे। जहाँ तक दूसरे जगह के हैं, इस तरह के नोटिस तो नहीं है। उस तरह से बिल्डिंग कोड की वायलेशन या जो बिल्डिंग का अप्रूव्ड मैप था उससे अगेंस्ट उन्होंने उसको वायलेट करके कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, या कुछ बहुत सारी जगह पे ऐसे है जो बिना बिल्डिंग का प्लानिंग परमिशन लेके भी लोगों ने बिल्डिंग रेज कर ली है। तो उस तरह की वो कार्रवाई जो होती है कि उनको नोटिस दे के उनसे फिर उनके शो कॉज जाता है, उनसे रिप्लाई ली जाती है, फिर उसमें कई लोगों को उसमें प्रोविज़न है कि वो नेक्स्ट कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसका अपील का कुछ प्रावधान है अपील का है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, पर हमारे लिए आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जो लोगों ने जो ये ड्रेन है, जो नाला है, उनके ऊपर जो लोगों ने ब्रिज डाल के और रातों रात ही ऊपर से उसको नैरो कर दिया है, जो उसका मुहाना है, मतलब जो लोग जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो नाला बड़ा है, आगे आके जो लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उनको कोच करके उसका जो नाला का जो आकार है उसको संकरा कर दिया है, उसकी वजह से वो बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट कर दिया है उसने, वो बहुत बड़ा एक हैवॉक क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए उनको जो भी प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है, रूल बने हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए शिमला में भूख हड़ताल पर बैठे पंचायत चौकीदारों के समर्थन में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा खुलकर सामने आ गए हैं। राकेश सिंघा ने कहा कि पंचायत चौकीदारों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। सिंघा ने क्रमिक अनशन पर बैठे पंचायत चौकीदारों से मुलाकात की और उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। सिंघा ने कहा कि पंचायत चौकीदारों का शोषण किया जा रहा है, चौकीदारों से पुलिस का काम लिया जा रहा है, जिसमें 10 रुपए में आरोपियों को समन देने का काम भी पंचायत चौकीदार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चौकीदारों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा वो विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया जाएगा। सरकार के अलग अलग महकमे के अंदर जो कार्यरत कर्मी है, मजदूर है, उनको बहुत सी अलग अलग किस्म की श्रेणियों में बांट के रखा, और जो हमारा बेचारा पंचायत चौकीदार है, जो बहुत बड़ी सेवा पंचायतों के अंदर करता है, जिनके बगैर हस्तक्षेप के, जिसके बगैर भागीदारी से पंचायत चल नहीं सकती है, आज इनकी जो सेवा शर्तें हैं बहुत चिंताजनक है। और सिर्फ चिंताजनक नहीं है, वो संविधान के विरुद्ध है। आप इस तरीके से अंशकालीन के रूप में अनिश्चितकालीन तक किसी को रख नहीं सकते। आपने रखना भी है तो आप कुछ समय के लिए मान लो आप रख लेते हैं तो वो डाइजेस्ट करने योग्य है, लेकिन आप ये कहें कि पूरी जिंदगी आप 4 घंटे के लिए कार्य करेंगे और आप उसी तरीके से ये रिटायर हो जाएंगे, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। किसी भी जो सभ्य समाज है, जो नियमों के आधार चलने वाला जो समाज है, जो संविधान से डायरेक्टेड जो हमारी व्यवस्था है, वो ऐसी चीज के लिए अनुमति नहीं देता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि अब ये क्या होगा, कैसे होगा,
एक तो है कि हम इस विषय को सरकार के पास अलग अलग तौर तरीके से इसको उजागर करेंगे, उठाएंगे। विधानसभा भी एक मौका मिलता है, उसमें भी इस बात को क्या कहते हैं रखेंगे कि आप गैर कानूनी काम क्या कहते हैं सरकार कर रही है और वो उसको आपको सुधारना है। लेकिन जहाँ तक इनका विषय है, इनके पास कोई चारा नहीं, इनको अपना संघर्ष चलाना है और जितना दबाव ये सरकार और सरकार के तंत्र पर डालेंगे उसे ही क्या कहते हैं सरकार की दिशा मोड़ी जा सकती है। मैं अभी इनसे जिक्र कर रहा था, चर्चा कर रहा था, ये पहली दफा नहीं है कि जो पंचायत का चौकीदार है वो संघर्षरत है या आज संघर्ष की राह पर गया है। पंचायत चौकीदार समय समय पर ये क्या कहते उसने अपनी आवाज को बुलंद किया है, लेकिन दुर्भाग्य है चाहे ए किस्म की सरकार रही है या बी किस्म की सरकार रही है, किसी भी सरकार ने इनकी मसलों को समझने की कोशिश नहीं की है। अगर की भी है तो वो उसी ढांचे के अंदर इसके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है, जिसको हम नव उदार विकास का रास्ता कहते हैं। तो इसलिए मैं आज आया हूं उनके साथ एकजुटता पे। जिला शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय अंतर विभागीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी खेल परिसर में आगामी 6 और 7 अगस्त को यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। वहीं इस दौरान 35+ मास्टर चैंपियनशिप भी खेली जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के खिलाड़ी भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले लंबे समय से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो सकी, लेकिन जैसे ही कुछ हालात सामान्य हुए हैं तो एसोसिएशन ने सबसे पहले अंतर विभागीय टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में वही खिलाड़ी भाग ले सकेगा जो वैक्सीनेट होगा। हमारे जो वर्दी चेयरमैन है शिमला जिला के डिप्टी कमिश्नर शिमला आदित्य नेगी जी, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ गया था कि सर्वप्रथम बैडमिंटन को शुरू करने के लिए अंतर विभागीय टूर्नामेंट शिमला के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो आज उसकी डेट अनाउंस कर रहे हैं हम 6 और 7 अगस्त को अंतर विभागीय टूर्नामेंट जिला शिमला का इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय टूर्नामेंट होगा। इसके साथ ही 35+ मास्टर चैंपियनशिप भी इसी के साथ खेली जाएगी। अंतर विभागीय टूर्नामेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीम रहेगी और टीम चैंपियनशिप होगी। उसमें जो विनर और रनर डिपार्टमेंट रहेंगे उनको रनिंग ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट शिमला द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही मतलब आपने देखा है कि जो पैंडेमिक रही है, कोविड का काल रहा है, हर एक ऑफिस में बहुत प्रेशर रहा है पिछले 2 साल। इसके लिए बैडमिंटन एसोसिएशन शिमला ने ये काम शुरू किया है कि हम सबसे पहले माहौल को ठीक करने के लिए, परंतु उसके साथ मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूँगा जिला शिमला के सभी बैडमिंटन प्लेयर और विभाग के अध्यक्ष से कि जो भी खिलाड़ी इसमें खेलने आए, कोविड के पूरे प्रोटोकॉल जो होंगे उसमें नियम होंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, वैक्सीनाइज जो प्लेयर होंगे वही इसमें खेलेंगे और जो भी हमारे एम्पायर होंगे वो भी पूरी तरह वैक्सीनाइज्ड होंगे और ये इसमें ज़्यादा खास ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के संगम पैलेस अरला में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 332 लाभार्थियों को इंडक्शन हीटर वितरित किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून लागू होने से कामगारों को लाभ मिलना आरंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और इनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया ताकि श्रमिकों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अपनी बच्चों की शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता, मातृत्व पितृत्व प्रसुविधा में बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की सहायता, 8वीं से PhD इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, मेडिकल चिकित्सा सहायता 50,000 से 1 लाख तक, पेंशन सुविधा, अंतिम संस्कार और पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना में होने पर 4 लाख और प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से जिला कांगड़ा में सराहनीय कार्य
कार्य हुआ है और इसमें असंगठित क्षेत्र के 15,360 श्रमिकों को अब तक 15,59,56,010 रुपए के विभिन्न लाभ उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह सुलह हलके में भी 1,407 श्रमिकों को 2,25,62,800 रुपए की सहायता श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, शादी, अंतिम संस्कार और दवाइयों के लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 835 इंडक्शन हीटर, 631 सोलर लैंप और 835 साइकिल भी वितरित की गई है। औपचारिकताएं पूर्ण हुई तो ये लाभ आपको प्राप्त हुआ या आपके आगे से आगे घर के किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, श्री जयराम ठाकुर जी का और जो इस विभाग के मंत्री हैं श्री विक्रम ठाकुर जी, आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां पूरे प्रदेश में हमारा ये श्रम कल्याण बोर्ड लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, उसमें सुलह विधानसभा क्षेत्र भी अग्रणी है। मैं आपका इस मंच के माध्यम से, विभाग के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।